तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित आर्यन स्कूल में। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। हमने सारी वीडियो उसमें इंक्लूड की हुई हैं, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। और आज हम मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। पूरी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये नोट्स इम्पोर्टेंट हैं। देखते रहिए। मौर्योत्तर काल, उसके बाद है मौर्योत्तर काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। यानी कि सातवाहन वंश के बाद बस मौर्य वंश का मतलब मौर्योत्तर काल का पतन ही हो गया था। उसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए जो निम्नलिखित हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है ISPK। आई से क्या? इंडो ग्रीक, जो ये ग्रीक के रहने वाले थे। उसके बाद है सकाय, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। तो मौर्योत्तर काल के बाद 4 विदेशी आक्रमण कौन कौन से? ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलव वंश के और कुषाण वंश के। तो उसके बाद बस ये 4 राज्यों ने आक्रमण किया था, 4 वंशों ने। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल से, बने रहिए वीडियो। सबसे पहले आई से पढ़ लेते हैं। ISPK था ना, तो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। इनका क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत के समीप था, बैक्टीरिया का था। यानी कि जहाँ अब अफगानिस्तान में है वहाँ पर इनका जो क्षेत्र था, अतः इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। बैक्टीरिया के पास में हिंदुकुश पर्वत के समीप जो बैक्टीरिया था उनके पास में था इनका क्षेत्र, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। हिंदू यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे। प्रथम चरण में कौन कौन आए थे? इसमें डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। उसने अपने बेटे अग्निमित्र के साथ मिलकर उसको पराजित कर दिया। फिर है अगला शासक मिनांडर आया। यह हमने पीछे की वीडियो में पढ़ लिया था। मिनांडर बना, इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु यह भी पराजित हो गया। उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर इन दोनों को पराजित कर दिया। कौन कौन थे? एक तो डेमेट्रियस और एक क्या था? मिनांडर। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी। बाद में मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। क्या नाम था इसका? मिनांडर नाम था। फिर है नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में है। तो ये इंडो ग्रीक हो गया। दूसरे चरण में कौन कौन आए थे? पहले चरण में तो 2 आए। उसके बाद दूसरे चरण में कौन कौन आए? इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना कर दी। डेमेट्रियस ने पंजाब में डेमेट्रियस वंश की। इसके बाद है इस वंश के शासक आंतियाल ने अपना पहला राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागव्रत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। ये सातवाहन वंश के समय पर हुए थे आक्रमण, इन्हें हम बाद में पढ़ रहे हैं। उसके बाद है हेलियोडोटस जो था भागवत धर्म यानी कि विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा यानी कि बेशनगर में गरुड़ध्वज अभिलेख बनवाया। तो गरुड़ध्वज अभिलेख किसका है? हेलियोडोटस का, जो भागवत धर्म में उसकी चर्चा है। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख था, अकेला। कौन सा? गरुड़ध्वज का अभिलेख। अब उसके बारे में इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं हिंदू यूनानियों की। ये यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से आए थे, तो ये यवन से आए थे। उसके बाद है इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। फिर है भारत में पहली बार चित्रित होने वाले सिक्के यूनानियों ने चलाए थे, यानी कि जिनके ऊपर फोटो छपी थी, फोटो बनी थी, वह किसने बनाए थे? यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित और समय का गणना प्रारंभ किया था। किसका? खगोल का, ज्योतिष का, गणित का और समय की गणना को खोजा था, यह प्रारंभ किया था। उसके बाद आया शक वंश। तो ISPK पढ़ा था ना हमने, IS इंडो ग्रीक तो पढ़ लिया, S से क्या आएगा? शक वंश क्या आएंगे? काम की चीज़ है, ये पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखते रहिए आप हमारे। अब हम शकों के बारे में पढ़ लेते हैं। शक यानी कि सिथियन वंश। शक वंश का नाम क्या था? सिथियन वंश भी है।
कितनी ईसा पूर्व? 90 ईसा पूर्व, यानी कि बस 0 ही आने वाला था कुछ दिनों के बाद। उसके बाद शक, ये शक जो है ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर है, इन्हें सूची वंश यानी कि काबिला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था। किन्होंने? काबिला वालों ने, सूची वंश वालों ने इन्हें मध्य एशिया से भगा दिया था। तो शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये आकर भारत में 5 जगहों पर बसे थे। कहाँ कहाँ पर? एक तो कंधार, कहाँ है? अब अफगानिस्तान में है कंधार। उसके बाद तक्षशिला, तक्षशिला में आकर बसे थे। कहाँ पर है? पाकिस्तान। कांधार और तक्षशिला हो गया। उसके बाद मथुरा, मथुरा में कहाँ बसे थे? यूपी में। और दूसरा उज्जैन, उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और एक 5वां है नासिक, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये 5 जगह बसे थे, एक तो कांधार, एक तक्षशिला, एक मथुरा, एक उज्जैन और एक नासिक। मथुरा के राजुक शाक को मालवा के शासक 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि कर ली। किसने? मालवा के शासक ने। उसके बाद है, इस उपलक्ष्य में उन्होंने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नाम कैलेंडर चलाया। तो अपने यहाँ विक्रम संवत जो चलता है, जैसे अब 2022 है, 2022 में अगर पूछे संवत कितना है तो उसमें हम 57 जोड़ देंगे। तो 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 2079 संवत चल रहा है इस टाइम पे। तो 57 ईसा पूर्व उसने विक्रम संवत नाम का कैलेंडर चलाया। तो भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 ने शक संवत को अपना लिया। कौन से में? 1957 में। पहले क्या चलता था? विक्रम संवत। नासिक का शक शासक जो है नहपान ने सातवाहन शासक यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी कि ये सबसे प्रतापी शासक था सातवाहन वंश का। कौन सा? GPS, इसको कहते हैं GPS शॉर्ट फॉर्म में। गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया। किसने? नहपान ने, किंतु वह पराजित हो गया। इसकी जानकारी जो है नासिक के जोगलथम्बी में मिले सिक्के से मिलती है, सिक्कों से मिलती है। सबसे प्रतापी शासक शक शासक कौन था? उज्जैन का रुद्रदामन था। तो ये पूछ लिया जाता है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहक वंश वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया था। यहाँ पुल्लुमावी है, पुल्लुमावी को पराजित कर दिया था। उसमें 2 हुए, एक तो कौन सा? गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये तो वह बहुत ही क्या था? बहादुर था। एक दूसरा था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, इसको रुद्रदामन ने हरा दिया था। ये कहाँ का? शक का सबसे प्रतापी शासक था। फिर उसके बाद है, रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। तो ये जूनागढ़ जो अभिलेख है यह किसका है? रुद्रदामन का है, जो यह शकों का राजा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना इसको, यह पूछ लिए जाते हैं। फिर यह संस्कृत भाषा में मिला पहला अभिलेख था। कौन सा? जूनागढ़ का अभिलेख। और इससे जो पिछला पढ़ा है हमने उसको भी ध्यान रखना। उसके बाद है, यह संस्कृत का कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है। उसके बाद इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। किससे मिलती है इसकी जानकारी? यह जो जूनागढ़ का अभिलेख है इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद है, यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है कि पश्चिम में भी उसका, भारत के उधर पश्चिम में भी उसका राज्य था। फिर है, रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण कराकर अपना अधिकार सुवीसक को द्वारा करवाया। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण किसने कराया? तो रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण कराया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो 3 हो गए। बनवाया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहला निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन ने। दूसरा स्कंदगुप्त ने, गुप्त शासक जो था। उसके बाद है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो हिंदी जो है। उसके बाद है, अंतिम शक शासक जो था रुद्र सिंह तृतीय थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया था और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। कौन सी? विक्रमादित्य की। कौन से, क्या नाम थे उनका? गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया था और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो गुप्त जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम कब था? जो मौर्य काल में था। तो द्वितीय कौन है? ये वाला। उसके बाद है, इसने ही चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए। पहला कौन से वंश के चलाए थे?
शीशे के सिक्के जो है सातवाहन वंश के लोगों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। फिर है शक शासकों ने 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ किए गए कनिष्क कैलेंडर को इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहने लगे। अब एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह सूर्य पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये इंग्लिश वाला जो होता है, यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है, यानी कि जब माइनस होकर 0 ईस्वी आ गया था तब से यह प्रारंभ हो जाता है, जो जिसमें ये इंग्लिश के महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये कौन सा इंग्लिश का कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज कितनी 16 जुलाई 2022 है। ये कौन से कैलेंडर के अनुसार है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। इसे मालवा शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने 57 ईसा पूर्व प्रारंभ किया था, विक्रम संवत जो था, जिसे हमने बता दें 57 जोड़ने पर आता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, क्योंकि वह ये तो 0 है, उसके बाद प्लस में चल रहे हैं 2022 आएगा, लेकिन 57 जो ईसा पूर्व था यह स्टार्ट हो चुका था विक्रम संवत। इस तिथि को ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ दिया जाता है, ये हमने अभी बता दिया आपको। इसी कारण संविधान की तिथि 1949 को यानी कि विक्रम संवत 2006 कहलाता है। अब शक संवत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया था, शक संवत को। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईसा ईस्वी बाद आया था। अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है, यानी कि बाद में आया तो पीछे हो गया। उसके बाद है शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 घटा दिया जाता है। आज शक संवत के अनुसार आज की तिथि जो है यानी कि 8 जनवरी 2020 को, ये छोड़ दीजिए आप, इसको ये पढ़ने जरूरी नहीं है। तो दोस्तों अब हम पहला वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। ISPK बताया था ना, तो इंडो ग्रीक पढ़ लिया, शक पढ़ लिया। अब हम पहला वंश पढ़ लेते हैं। छोटा सा पहला वंश के बारे में ज़्यादा जरूरत पूछा नहीं जाता। यह ईरान यानी कि पार्सिया के रहने वाले थे, जिस कारण इन्हें पार्सियन कहा जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? पुरुषपुर, पेशावर को बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक जो थे गोंदोफॉर्मिस थे, जिनका पाकिस्तान में तख्त ए बड़ी अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। क्या नाम था उसका? सेंट आया था। इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है पहला वंश के बारे में। अब हम कुषाण वंश पढ़ लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में से यूची कबीला 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक कुषाण वंश भी था। कौन सा कबीला था? यूची कबीला था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के आमू दरिया नदी से लेकर गंगा तक फैला था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकड थे। इन्हें तांबे का सिक्का चलाया। कुषाणों ने कौन सा सिक्का चलाया था? तांबे का। सातवाहन वालों ने शीशे का, और गुप्त वंश ने चांदी के। और उसके बाद है पहला शासक बिम कबरिस जो था, यह शैव धर्म को मानता था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था कनिष्क था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पर शक संवत को प्रारंभ किया। ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया आपको अभी। फिर है इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मंदूस को बनाया था। कनिष्क ने अपनी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध को भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। फिर है कौन था इसके साथ? अश्वघोष। उसके बाद है पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने पहली सदी यानी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, इसका आयोजन कराया था। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? पार्श्व, क्यूमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, चरक ने चरिक संहिता लिखा। ये वैद्य या डॉक्टर थे। ये क्वेश्चन UPSSC पैट के पहले एग्जाम में पूछा गया था। ये चरिक संहिता किससे संबंधित? तो ये डॉक्टर थे। फिर है नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र से सापेक्षता के सिद्धांत को दिया। किसने दिया था? नागार्जुन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं।
तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बट गया था। कनिष्क जो किसे मानता था? कनिष्क महायान को मानता था। उसके बाद है महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी। इसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण करते थे तथा मांस खा सकते थे महायान में, लेकिन हीनयान में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। इसने सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वतों के बीच पर अलताई पहाड़ियों से होती थी। कनिष्क के समय स्थल और समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था। उसके बाद है कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलीप बंदरगाह था तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा बंदरगाह प्रमुख था। उसके बाद है अज्ञात की रचना पेरिबल्स ऑफ एरिथियन सी पोआस ने जानकारी मिलती है कि कनिष्क सर्वाधिक व्यापार से कनिष्क के समय में होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। तो दोस्तों ये हमने कुछ कनिष्क के बारे में पढ़ लिया। तो इस तरह से आज हमने इंडो ग्रीक पढ़ लिए ISP के। ये हमने कुछ उत्तर मौर्योत्तर काल के शासक पढ़ लिए। तो दोस्तों ऐसे ही और इतिहास की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।